शुभ संध्या। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो नक्सल आंदोलन के बारे में ले रहे हैं। नक्सलाइट जो है किस तरह नक्सल आंदोलन शुरू हुआ और बाद में ये कैसे एंटी नेशनल बनता चला गया। तो नक्सल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले एक दार्जिलिंग के पास, एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है नक्सलबाड़ी। तो वहाँ पर कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल ये एक ट्राइबल थे, और चारू मजूमदार और कानू साल एक नॉर्मल लोग, मतलब नॉर्मल मतलब सामान्य वर्ग के थे। तो ये इन्होंने जो ये 25 मई 2000 इनका जो ये शुरू हुआ था, ये 18 मई 1967 को इन्होंने एक मीटिंग की, एक किसान सभा बनाई। उन्होंने कहा कि जो लैंडलॉर्ड हैं उन सबसे उनकी ज़मीनें छीनी जाएं और लैंडलेस लोगों को या जो भूमिहीन लोग हैं उनको दी जाए, भूमिहीन को दी जाए। तो ये तीनों जो इकट्ठे हुए 18 मई को, तो इन्होंने किसानों जो लैंडलॉर्ड थे, जब देखा इनकी मीटिंग चल रही है नक्सलबाड़ी गांव में, तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया। इसके विरोध में फिर इन्होंने भी उन पर हमला किया। जब फिर 24 तारीख को जमींदारों 24 मई 1967 को जो ये एक पुलिस आई इनको अरेस्ट करने के लिए, जो इन्होंने वायलेंस किया था, तो इन्होंने जंगल संथाल जो एक आदिवासी थे उन्होंने तीर चलाकर एक इंस्पेक्टर को मार दिया। तो वहीं से फिर ये शुरुआत हो गई और ये आंदोलन जो है जोर पकड़ता चला गया। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट बनी और बहुत सारे इसमें लोग जुड़ते गए, और ये आंदोलन धीरे धीरे, जिसको आज रेड कॉरिडोर कहा जाता है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से निकलता हुआ ये नीचे मिदनापुर जाता हुआ, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, मलकानगिरी उड़ीसा का ज़िला, और इस तरह ये लगभग उस टाइम लगभग ये 232 ज़िलों में फैला था। आज जो ये सीवर कंडीशन है वो 70-72 ज़िलों में है, लेकिन 80-85 ज़िले भी थोड़े से प्रभावित हैं, लेकिन कम प्रभावित हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित जो ज़िले हैं वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के 1-2 ज़िले, और छत्तीसगढ़ का सुकमा, कोंटा, बस्तर ये इलाका सारा, राजनांदगांव, और महाराष्ट्र के ये गढ़चिरौली और ये इस तरह जो नागपुर का क्षेत्र है उधर है, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा ज़िला है, और जो भी जंगली इलाके इससे लगते इलाके, उड़ीसा का मलकानगिरी है, ढेंकानाल है ये, और झारखंड का सुंदरगढ़ वगैरह है। ये आदिवासी बेल्ट बनते चले गए, और ये आदिवासी बेल्ट जो है नक्सली बनते चले गए। और जब ये नक्सली बन गए तो इनके जो है उससे देश से ये कटते चले गए, और यहीं पर रेड ब्रिगेड यानी रेड कारपेट यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ग्रीन कारपेट यानी कि जिहादी, इस्लामिक जिहादी, और वाइट कारपेट यानी कि क्रिश्चियन मिशनरियाँ आपस में एक कॉकस बनाया, गठजोड़ बनाया, जिसमें ईसाई मिशनरियाँ तो धर्मांतरण में लग गई आदिवासी बेल्ट पर, और ये जिहादी लोग जो है और जो रेड कारपेट है, ये दोनों मिल गए, हरा रंग और लाल रंग दोनों मिल गया, और सफ़ेद रंग भी मिल गया। तो ये सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने लगे। कहीं मुस्लिम मिशनरियों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, और ईसाइयों ने मीठा जहर दे के इनको बनाने की कोशिश की। इससे पहले हम ये वीडियो डाल चुके हैं कि चंगाई सभा जो होती है ये किस तरह लोगों को मूर्ख बनाती हैं ईसाई मिशनरियाँ। तो ये तीनों मिल गए, और जब ये तीनों मिल गए तो इनको फंडिंग होने लगी चाइना से इनकी फंडिंग हुई, कम्युनिस्ट कंट्री से। और जो जिहादियों की फंडिंग तो अरब से होती ही होती है, और क्योंकि इनको एक देश इस देश में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है उसको डिस्टर्ब करना था, और उसमें हमारे बहुत सारे सेकुलर नेता भी थे जो कि इनको नज़रअंदाज करते रहे। और नज़रअंदाज करने का फल हुआ कि ये नक्सली इतने प्रभावशाली हो गए कि इनके बहुत से नक्सली लोग, जो इनका थिंक टैंक था, वो शहरों में रहने लगे, जिनको हम अर्बन नक्सली कहते हैं। जैसे कि वरवरा राव है, एक अभी स्टैन स्वामी की डेथ हुई थी, गौतम नवलखा है, और एक हर्षमंदर है जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, सुधा भारद्वाज है। तो इन लोगों को फंडिंग बाहर से होती है। देखने में बड़े भोले भाले और बड़े ही लर्नेड पढ़े लिखे लोग लगते हैं, लेकिन वास्तविकता है ये फंडिंग बाहर से ले रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, भारत की पुलिस के खिलाफ। तो फिर ये जब आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा
तो स्थिति ये हो गई, जब इनको हथियार बाहर से मिलने लगे, सपोर्ट मिलने लगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने लगी चाइना से और अरब कंट्रियों से पेट्रो डॉलर मिलने लगे, जिससे कि कन्वर्जन के लिए या देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, तो इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए कन्वर्जन को बढ़ावा दिया कि कालांतर में अगर हिंदू वोट ना दें उसको, जिस तरह इसकी हिंदू विरोधी पॉलिसियाँ रही हैं, तो कम से कम ये माइनॉरिटी वोट इतने हो जाएं कि हिंदुओं को पीट कर सकें। लेकिन ये सौभाग्य है देश का, या इन लोगों का दुर्भाग्य है कि अब सब लोग इसको समझ चुके हैं और ईसाई मिशनरियों का पाखंड को भी खोला है। बहुत सारे सनातन वैदिक धर्मी वालों ने, महेंद्र पाल आर्य जैसे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने, और बाइबल का भी खोला है, और कुरान की जो विवादित आयतें हैं, डॉक्टर वसीम रिजवी जैसों ने भी उनका भी भंडाफोड़ कर दिया है। तो अब जो समझदार लोग हैं, इवन मुस्लिम भी हैं, वो सब इन बातों में अब रुचि नहीं ले रहे हैं और वो भी जान रहे हैं कि ये सारी जो आयतें हैं विवादित हैं और इसमें बहुत सारा झूठ भरा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जब नक्सली जब भर्ती होने लगे, शुरू में ये आंदोलन जो है अपने वेलफेयर, किसानों की वेलफेयर के लिए था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे ऐसे युवक जो नौजवान थे भर्ती होने लगे, उनको ये पर्स देने लगे, और नक्सलियों ने माइनिंग से रैंसम फिरौती, किडनैपिंग रैंसम फिरौती और बड़े बड़े इंटरेस्ट से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया। और आज इनका जो टर्नओवर है 300 से 400 करोड़ रुपए ये बस्तर और पूरे क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ में और इधर उधर से ये उगा रहे हैं। हो सकता है टर्नओवर 1000 करोड़ का भी हो जो ये रैंसम और फिरौती वसूल रहे हैं। इवन ऐसा भी सुना है कि जो छत्तीसगढ़ में इलाके हैं वहाँ ये सरकारी कर्मचारियों से भी 10% ले लेते हैं उनकी जान की हिफाजत के लिए। तो अब इनको जब चाइना से हथियार मिलने शुरू हो गए, तो अब इन नक्सलियों की पॉलिसी बदल गई। नक्सलियों की पॉलिसी क्या हो गई, अब हमें सरकार से फाइट करना है। इनके पास बहुत सारे हथियार आ गए, इनके साथ एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट आ गई, तो ये भारत से ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और अभी तक वो खून खराबा चल रहा है। आपको हम एक 25 मई 2013 की बात बताते हैं। जो झीरम घाटी है, ये झीरम दरबा वैली है और झीरम नाम का पहाड़ी और झीरम घाटी भी है। वहाँ पर इन्होंने 38 कांग्रेसियों को, जो कि रैली करके आ रहे थे जगदलपुर से, और केसलूर के पास इनको माइंस लगाकर इनको उड़ा दिया, जिसमें विद्याचरण शुक्ला भी मारे गए, जिसमें उदय मुदलियार मारे गए, और बहुत सारे फूलो देवी नेता हम जी थी वहाँ की लोकल बस्तर लीडर मारे गए। नंदराम पटेल जो खरसिया से एमएलए थे, उनका लड़का दिनेश पटेल भी मारा गया। महेंद्र कर्मा मारे गए, जो कि बस्तर के एमएलए हैं थे, क्योंकि महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़म किया था। सलवा जुड़म 2 गांव थे, उन गांवों से इन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाए और लोगों को ये बताया कि आप नक्सलियों से अलग रहो, क्योंकि नक्सली देश की विचारधारा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो ये जो हमला था इतना भयानक था कि गाड़ियां ब्लास्ट होकर उड़ गई और 38 लोग मारे गए। और मज़े की बात है कि बहुत सारे लोगों के कांग्रेसियों में भी संबंध नक्सलियों से रहे हैं, क्योंकि जो कवासी लखमा जो आज मंत्री हैं, वो इस हमले में, जबकि वो भी साथ थे, उनको छोड़ दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि कवासी लखमा को क्यों छोड़ा और दूसरे लोगों को क्यों मार दिया गया, तो जबकि उनके मेन टारगेट पर नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा ही थे। तो ये कवासी लखमा को इसलिए छोड़ा गया कि कवासी लखमा उसी इलाके से आते हैं, कोंटा के एमएलए हैं, जहाँ से नक्सली गतिविधियाँ चलाते हैं। अब एक पृष्ठभूमि ये भी है कि नक्सली बने क्यों। ये सच्चाई है कि जो आदिवासी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के लोग हैं, और इनको ऐसा कभी अगर ये लकड़ी भी वन से तोड़ लेते थे तो फॉरेस्ट ऑफिसर इनको पेड़ से लटका के उल्टा लटका के मारते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यद्यपि सरकार इनको छिपाई, ये वास्तविकता है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी बिलासपुर में रही है और छत्तीसगढ़ की मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। 15 साल में वहीं रहा हूँ। तो किस तरह गरीब आदिवासियों की स्थिति आज भी वैसी है, जबकि बाहर से आए लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार या अन्य प्रांतों से आए लोगों की स्थिति उनके मुकाबले बहुत मजबूत है। इसकी वजह यह है कि आदिवासियों में एजुकेशन का बहुत अभाव रहा और सीधे साधे लोग थे और इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। यद्यपि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और छत्तीसगढ़ में एक और नारा लगाते हैं कि जो यूपी, बिहार या बाहर के लोगों को भगाओ, लेकिन नारा कौन लगाते हैं, जो कि खुद यूपी से आके बसे हैं। अब सरयू पार्वण ब्राह्मण, सरयू नदी क्या छत्तीसगढ़ में बहती है, तो ये सब लोग वो नारा लगा रहे हैं जो खुद बाहर के हैं। तो इन लोगों ने अब ये नारा लगाना बंद कर दिया। देखा जाए तो
छत्तीसगढ़ में सिर्फ पहले आदिवासी रहते थे और ये आदिवासियों का प्रदेश था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी पिछड़ गए। इसी फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा इन नक्सलियों ने उठाया, क्योंकि नक्सली जो है, नक्सलवाड़ी बंगाल से चला था। तो ये जो ट्राइबल बेल्ट का फ़ायदा इन नक्सलियों ने उठाया और उनके हाथ में हथियार थमा दिए और वो सरकार के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। ये सहजता से नक्सलियों के उसमें चंगुल में आ गए। इसमें हमारा सबका भी दोष है, क्योंकि आदिवासियों को कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको इंसान नहीं समझा गया। और यही वजह है कि आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या नक्सलियों को इंटरनल सपोर्ट करने लगी। और लेकिन बेचारे गरीब आदिवासी आज के दौर में दो तरफा मार से मारे जा रहे हैं। नंबर 1, अगर ये नक्सलियों का साथ देते हैं तो पुलिस इनको मारती है। नंबर 2, अगर ये पुलिस का साथ देते हैं तो नक्सली इनको नहीं छोड़ते। और इन्होंने बहुत सारी जातियां पुलिस द्वारा भी हुई हैं। 17/5/2013 को जो गोलीकांड हुआ था, इन्होंने निर्दोष ग्रामीणों की पुलिस की हत्या कर दी, जिसमें 3 बच्चे भी मारे गए। तो ऐसा भी होता है कि पुलिस इन सारे मामलों को दबा देती है, नृशंसता से उसकी हत्या कर देती है उन लोगों की, क्योंकि वो गरीब हैं, बोल नहीं पाते। इससे भी उनमें आक्रोश उभरता है। तो ये सरकार को समझना चाहिए, अगर नक्सली समस्या को जड़ से ख़त्म करना है, सबसे पहले उन क्षेत्रों में विकास करना होगा, उनको एजुकेशन देनी होगी और उन लोगों को उनकी जो लूट, बंदर बाट की लूट है, जो उनकी ज़मीनें एक्वायर की हैं, और राजस्थान के मारवाड़ियों ने भी बहुत सारा इनको आदिवासियों को लूटा है। तो इन लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। जो 3 भारतीय गुप्ता सहारनपुर से गए थे, उन्होंने जो वहाँ घोटाले किए, उसकी वजह से आज भारतीयों की दशा कितनी ख़राब है। तो ये मारवाड़ियों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो जितना कमा रहे हैं, कम से कम आदिवासियों के विकास में, उनकी एजुकेशन, उनकी फंडिंग में भी, ये उनकी स्कूलिंग के लिए थोड़ा सा दान दें, थोड़ा सा इनको पैसा दें लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, पीडिया डिस्टिलरी है जैसे, वो बहुत कमा रही है पैसा, और उसने ही इसको शंकर गुहा नियोगी को मरवाया था इन डिस्टिलरी वालों ने, पलटन मल्ला के द्वारा। तो ये इंडस्ट्री जो उद्योगपति हैं, वो भी इस तरह इनको परेशान करके नक्सलियों की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनका नक्सल प्रॉब्लम ख़त्म होने का एक सिंपल सा उपाय है कि इनकी एजुकेशन सुधार दो और इनका लाइफ स्टैंडर्ड सुधार दो। ये बिल्कुल देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे और जो नक्सली हैं धीरे धीरे अलाइंटेड हो जाएंगे, कटते हुए चले जाएंगे और नक्सलवाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जब ये हथियार इन्फिल्ट्रेट होकर आ रहे हैं, सीमाओं से आ रहे हैं, तो वहाँ हमारी BSF या हमारे जो भी सीमाओं पर जो ये पैरामिलिट्री फोर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ब्लैक सीप है हमारी सुरक्षा में, जो सेंध लगा रहे हैं। बांग्लादेश से भी आदमी अंदर आ जाते हैं और ये इनपुट भारत सरकार को नहीं मिलता है कि घुसपैठ हो रही है अवैध। आज 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी जो है और अवैध रोहिंग्या इवन दिल्ली तक में आ गए हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। और उन नेताओं को जो इन रोहिंग्याओं को और बाहर के घुसपैठियों को शरण देते हैं, तो पब्लिक को कम से कम इनको जूते से इनकी खबर लेनी चाहिए, इनको वोट नहीं देना चाहिए। और रोहिंग्या जितने बांग्लादेशी अवैधी घुसपैठी है, उनको जो है वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। तो ये जो नक्सली प्रॉब्लम है, ये सब हम लोगों की बढ़ाई हुई है। आदिवासियों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ, तो इसका फ़ायदा चाइना ने उठाया, इसका फ़ायदा जिहादिस्ट ने उठाया, इसका फ़ायदा क्रिश्चियन मिशनरी ने उठाया। आज इस सब की वजह से कि हम क्रिश्चियन और शेड्यूल कास्ट को आगे ना बढ़ने देने के कारण आज जो 19 करोड़ मुस्लिम्स हैं और 2-2.5-3 करोड़ ईसाई हैं, 22 करोड़ लोग हैं, ये सारे हिंदुओं से कन्वर्ट ही इसलिए हुए हैं कि ये सताए गए थे, वास्तव में सताए गए थे। उनके संसाधनों पर कब्जा किया। इवन यहाँ तक भी सुना जाता है उनकी जो स्त्रियाँ हैं आदिवासियों की, उनको भी सेक्स स्लेव बना के और उनको भी उनका यौन शोषण भी किया जाता रहा है इन लोगों द्वारा। स्पेशली अभी इतनी पुलिस लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक्चुअल में ये सामाजिक समस्या है, हमें आदिवासियों को इज्जत देनी चाहिए। नक्सली अपने आप कटते चले जाएंगे और नक्सलियों को भी चाहिए वो देश के खिलाफ ना जाएं, क्योंकि जब देश है तो नक्सली हैं, नक्सली जिंदा रहेंगे, उनका अस्तित्व जिंदा रहेगा, तो उनको भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। अगर वो सचमुच में अच्छे लोग हैं तो चुनाव लड़ें, जीतें और मुख्य धारा में आएँ और देश का सम्मान करें। यहाँ अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है इस सरकार में कि कोई देश के खिलाफ बोलेगा और वो यहाँ सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। देशभक्ति जापान जैसे लोगों से सीखो,
जो अपने देश के लिए जान छिड़कते हैं, यूएसए के लोगों से सीखो। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी ब्लैक शीप हैं, काली भेड़ें हैं, हर जगह है। अभी तो आर्मी के जवान पकड़े गए हैं, बीएसएफ के जवान भी इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं बांग्लादेश में, तभी हो रहा है। जो भी एजेंसी हैं उनको रोक क्यों नहीं रही हैं? तार की बाड़ भी लग गई है, सब कुछ भी लग गया है, पाकिस्तान की तरफ से क्यों इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि वहाँ डर है कि अगर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो बहुत बहुत सारे हथियार एमुनिशन लाएंगे जो हमारी भारतीय सेना के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ये जो नक्सली प्रॉब्लम है, ये देशद्रोह के लोग हैं। और इस जो थिंक टैंक हैं, आप इनको नहीं बदल सकते कि इनको तो फंडिंग मिल रही है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमें बचाना है उस गरीब आदिवासी को जो गांव में रहता है, जंगल में रहता है, और जिनको इन बातों से सरोकार नहीं, और दोनों तरफ से मारा जा रहा है, पुलिस की गोली से भी मर रहा है और नक्सली की गोली से मर रहा है। ये जो थिंक टैंक है, इनको तो सरकार जेल में डाल देगी, बंद कर देगी, ये वहाँ सड़ जाएंगे। लेकिन मेन समस्या है हमारे मेजोरिटी आदिवासियों की, बहुसंख्यक की, जो अच्छे हैं, विचारों से भी अच्छे हैं और बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, उनका जो उत्पीड़न ना किया जाए, न पुलिस द्वारा न नक्सली द्वारा। ये हमारी सरकार को समझना पड़ेगा और ये नक्सली समस्या 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी अगर आदिवासियों को सम्मान दिया जाए, उनका संरक्षण दिया जाए, और पुलिस द्वारा और फॉरेस्ट द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए, जैसा कि आमतौर पर होता रहा है। और ये कोई नक्सली समस्या चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। ये जो थिंक टैंक हैं, इनको तो जेल में बंद कर दिया गया है, और बंद उनको पकड़ा जाना आसान है, लेकिन लाखों करोड़ों आदिवासियों के खिलाफ लड़ना, अगर वो नक्सली बन जाए तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो हमें नक्सलियों को हटाने के लिए सबसे पहले आदिवासियों को मूलधारा में लाना पड़ेगा और उनको सम्मान देना पड़ेगा, बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, एजुकेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी करना पड़ेगा। और उनको ये बताना होगा कि तुम इस देश के सर्वप्रथम नागरिक तुम ही हो, तुम्हारी वजह से देश है, तुम्हारी वजह से जंगल है। तो इन्हीं वीडियो के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आदिवासी।